तो उस दिन मेरी मम्मी ने रोते हुए मुझे फ़ोन किया अभी कि सपना तूने सही टाइम पे सही फैसला लिया, इन बेवड़ों के साथ सारी ज़िंदगी नहीं निकालती थी। तब मुझे यूँ लगा कि रोज़ ये सब मुझे गलत बोलने वाले सब दुखी हैं। A woman who faced incredible challenges early in life. जब जैसे पूछा गया होगा शादी में, जब देखते हैं पापा ने कि भाई पढ़ा कितना है, तो 12th बता दिया था और वो 10th फेल था। साफ झूठ। She was married at a very young age as per her family's choice. तो मेरे गांव की एक लड़की थी जिसकी शादी मेरे देवर से हो रखी थी और मेरे हस्बैंड को छोड़ रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। एक बार वो लड़की भी मेरे घर पे आई, मैंने उससे पूछा कि कोई भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ ड्रिंक व्रिंक करते हैं? ये बोली 4 भाई है, चारों में से कोई ड्रिंक नहीं करता। ये भी झूठ। Soon discovered that her husband was an alcoholic and did not treat her well. पर मेरा 2.5-3 साल का बेटा था पास, मेरे बेटे को यहाँ से पकड़ के लाया और बोला तेरी मम्मी अब रात को मुंह धो के धंधे पे निकलेगी। मैं घर पे आई, मैंने अपने पापा को ये बोल दिया कि या तो तलाक करा दो बेशक। मेरे पापा ने मुझे बोला अगर तलाक लेना है तो उसके दोनों बच्चे वहीं छोड़ के आ, और अगर बच्चे ही पालने हैं तने तो तलाक नहीं लेना। और ये सब आपने अकेले किया? सब मैंने फिर अकेली किया क्योंकि कोई नहीं साथ था। सामान उठता तो सीधा वो घर ले जाने की बात करते। But she made a bold and smart decision that set her on a completely new path. मेरी एक फ्रेंड थी तो मैंने उनसे बात की कि हम नजफगढ़ में अपना एक पार्लर खोलेंगे छोटा सा, और मेरा बहुत अच्छा वहाँ पे पार्लर बन गया और चलने लग गया। In this episode, she shares her journey, the struggles, the tough choices, and the steps she took to rebuild her life and claim her independence. सपना दीदी। हाय सपना। हाय। आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो? थोड़ा सा अपने बारे में पहले आप बताओ। आपका बैकग्राउंड, आप किस शहर से हो, आपकी फैमिली में कौन है, थोड़ा सा लेट्स स्टार्ट विद दैट। मेरा नाम सपना शरावत है। मेरा जो मायका है वो छोटा सा गांव है, एक दिल्ली का ही कैर गांव। कैर गांव नजफगढ़ के पास है। अच्छा, ओके। और ससुराल मेरा बहादुरगढ़ है, हरियाणा में पड़ता है। अच्छा। अभी मेरी फैमिली है, मैं और मेरे 2 बच्चे। ओके। सिंगल मदर हूँ मैं फिलहाल। जी। एंड हस्बैंड साथ में नहीं रहते? नहीं। क्यों? शुरू से शुरू करूँ? शुरू से शुरू करो। मैं 18 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी 2006 में। मैंने 12th की थी, एग्ज़ाम दिए थे, ससुराल में रिज़ल्ट आया था। मतलब मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, मई में शादी हो गई थी। मेरे मम्मी पापा की उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी। तो मेरे गांव की एक लड़की थी पड़ोस की जिसकी शादी मेरे देवर से हो रखी थी और मेरे हस्बैंड को छोड़ रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। ये बात पता थी शादी से पहले? हाँ। उसके बाद भी कर दी गई? और ये मैं उस टाइम पे बच्ची थी, मैंने भी नोट की, बोला पापा को कि भाई बड़े को छोड़ के छोटे की शादी क्यों कर रखी है, कुछ तो गड़बड़ होगी। ये आपने बोला पेरेंट्स को अपने? ठीक है। उस टाइम पे ना सुनता नहीं था कोई लड़कियों की, ऑफ कोर्स। कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाते थे। तो उस टाइम पे ये बोल के मुझे चुप भी कर दिया कि कई बार ऐसा होता है बड़े का मन नहीं होता शादी करने का और जब छोटे की हो जाती है तो हो जाता है। हाँ, वो सच भी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर कुछ खोट है या ऐसा कुछ है। एक बार वो लड़की भी मेरे घर पे आई, हम ऐसे ही आमने सामने बैठे थे जैसे आप बैठे हो जी। मैंने उससे पूछा कि कोई भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ ड्रिंक व्रिंक करते हैं? ये बोली 4 भाई है, चारों में से कोई ड्रिंक नहीं करता। साफ झूठ। आमने सामने बैठ के फिर हो गई शादी। तो आपने बाद में उसको पूछा नहीं? पूछा, बताती। क्या बोली? पहले तो ये हुआ कि 1 महीना उन सब लोगों ने बहुत प्रिपेयर कर रखी थी चीज़ें कि पता नहीं लगने देना है कि ये ड्रिंक करता है, क्योंकि सबने ही तो झूठ बोला था उस घर में, पापा के सामने भी। और हर चीज़ जब जैसे पूछा गया होगा शादी में, जब देखते हैं पापा ने कि भाई पढ़ा कितना है, तो 12th बता दिया था और वो 10th फेल था। ये भी झूठ? ये हर चीज झूठ मतलब थी। कोई डर नहीं होता लोगों में कि भाई शादी होते ही महीना भर भी ये झूठ नहीं छुपेंगे? उनको ये था कि हम किसी गरीब की बेटी लेके आ रहे हैं, तो कुछ बाद में पता भी चलता है तो वो कुछ नहीं कर पाते। यूँ लगता है लोगों को हरियाणा में जी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी होती है कि जिस लड़के की शादी नहीं हो रही उसको गरीब की बेटी ले आओ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसे हुई शादी। फिर आपको शादी जब आप करके आए खुश थे उस टाइम पे? मैं खुश थी
क्योंकि शादी वाला चाह हो गया था, बच्ची थी उस टाइम पे, घर वालों ने पूरा सेटल कर दिया था कि सब कुछ ठीक है, वहाँ पे आगे आप तसल्ली से थे एकदम। तसल्ली से थी। और चूँकि भाई फैमिली भी मेरी ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा हमने कभी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं अफोर्ड की थी। तो ससुराल में वो कमाता था उस टाइम पे, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते थे हस्बैंड मेरे। ठीक है। तो कमाते थे। 1 महीना उन्होंने यूं भी रखा कि मुझे भाई बिल्कुल यूं लगा लो मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया 1 महीना, जिसमें मैंने कभी देखा ही नहीं था लाइफ में चॉकलेट आ रही है मेरे लिए, गिफ्ट्स आ रहे हैं, बर्थडे भी था मेरा उसी मंथ मतलब में। आपका हस्बैंड ही आपका पहला मेरा बॉयफ्रेंड पहला प्यार हो गया वो। हाँ, और सच में उससे प्यार ही हो गया, यूं लगा ले बॉयफ्रेंड ही दिख रहा था उसमें, मुझे सब कुछ उसी से मिल रहा था। फिजिकल रिलेशन के बाद वैसे ही इंसान से प्यार हो जाता है। तो तगड़े वाला रिलेशन बना। 1 महीने बाद वो स्टार्टिंग में पी के आया। तो उस दिन भाई जैसा नॉर्मल होता है झगड़ा हुआ। मैंने बोला कि इस घर में तो बोला था सबने कोई नहीं पीता। तो वो बोला कि उस बार तो उसने बोला यारों ने ज़बरदस्ती पिला दी। हाँ। अगले दिन फिर पी के आया। फिर उसने मुझे बताया नशे में ही कि मैं 17 साल का था तब से पी रहा हूँ, और वो उस टाइम पे 29-28 का था। अच्छा, वो आपसे इतने बड़े थे? मतलब 10-11 साल का फ़र्क है आप लोग के बीच में? ओके। तो वो तब से पी रहा था, उसने बताया ये चीज़, मैंने घर पे भी बताई। फिर हाँ, क्या बोला घर वालों ने? कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। फिर शादी हो गई। हाँ, अभी तुम किसी और के सब जिम्मेदारी पीते हो। हैं, सब पीते हैं, ये मिलता है। क्योंकि खुद मेरे पापा भी करते थे ड्रिंक। तो ऑफ कोर्स तो ये चीज़ भी चल जाती है जब इंसान कमाता है, घर संभालता है, तो ड्रिंक करना भी ये यूं लगता है हरियाणा में कि नॉर्मल चीज़ है। ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि ये कुछ जुर्म कर दिया किसी ने। ठीक था, चलता गया यूं ही। फिर मेरे को भी आदत ही हो गई, क्योंकि घर में पापा को देखने की आदत थी ड्रिंक किए हुए। वहाँ पे ससुराल में उसको तो धीरे धीरे आपको उम्मीद होने लग गई कि पी के ही आएगा। पी के ही आएगा। और ये भी उम्मीद नहीं हुई, वो मेरे को बहकाने लग गया। जैसे उस टाइम पे मैं बच्ची थी तो माइंड भी बच्चों वाला ही था। यूं बोला एक बच्चा हो जाएगा तो छोड़ दूंगा। अच्छा। मुझे भी लगा हाँ छोड़ देगा। फिर लाइफ चलती रही ऐसे ही, एक बच्चा भी हो गया। तब उसके बाद मैंने बोला कि अब तो छोड़ो, बोला था तो यूं कहने लग गया कि जब ये पापा बोलने लगेगी तब छोड़ दूंगा। अच्छा। तो ऐसे ही चीज़ें चलती रही। मतलब आप मुश्किल से 18-19 साल के थे और आप माँ भी बन गए थे उस टाइम पे। मेरी शादी के 1.5 साल बाद बेटी हो गई थी मुझे, और बल्कि बेटी होने में भी मेरे साथ एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि वहाँ पे सब अनएजुकेटेड लोग हैं, और मैं भी ऐसी थी, 12th ही की थी, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं थी। मेरी जेठानी ने मुझे बोला कि घर में बच्चा पैदा करना अच्छा होता है। मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। डॉक्टर के जाते तो आते ही यूँ कहने लग जाती थी कि डॉक्टर तो पैसे खाते हैं और ये वोमिटिंग तो 2-3 महीने आती ही हैं। हाँ। तो ये सुन के मेरे हस्बैंड ने जाना बंद कर दिया डॉक्टर के। फिर हम पूरे 9 मंथ डॉक्टर के नहीं गए दिखाने। हाँ। तो मुझे कभी यही नहीं पता चला कि बीपी लो वाला भी कुछ होता है या कुछ हो जाती है ऐसी चीज़ें। बिल्कुल। मैं फुल रेडी, मैं भी पूरे जोश में कि घर पे ही बच्चा पैदा कर दूंगी। मैं भी, हमारी मम्मियों ने भी की हुई है, ये हमने सब ने भी किए हुए हैं, ये चीज़ बोला उन्होंने। और जिस दिन मेरी डिलीवरी थी मैं बेहोश हो गई उस दिन घर पे ही। फिर वो मुझे उठा के गए हैं। मैं 4 दिन में मुझे होश आया है। बेटी हॉस्पिटल में ही हो गई, जाते ही वो घर आ गई, मैं 4 दिन बाद आई। 3 दिन कोमा में रही। ओके। तो उस चीज़ से वो डरे, सब साथ थे उस टाइम पे। क्या चल क्या रहा है भाई? होता है हरियाणा में बेटा, अब नहीं होता, अब सब हॉस्पिटलाइज होती हैं, टाइम पे दिखाती हैं। पर हमारे वाले जो मैं कर रही हूँ 2007 की बात, उस टाइम तक होता था कि घर में ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। पर मैं बच्ची थी, उन लोगों ने ये चीज़ नहीं थी। आप बहुत छोटे थे यार। तो वो तो उनके साथ फिर बन गई ना, बहुत बुरी हालत में वो भी थे, मैं भी थी, मरने वाली स्टेज पे बिल्कुल ही। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था 2% चांस है बचने के, नहीं तो मरेगी। फिर मैं बच गई, फिर मैं आ गई घर। फिर ये चीज़ें चलती है। हाँ, बस मैं लाइफ में एक ही बार बीमार हुई हूँ कि मैं हॉस्पिटल गई हूँ उसी टाइम पे, और उसके बाद भी दोबारा कभी नहीं हुआ ना, उससे पहले कभी हुआ था। उस टाइम पे ही जो सारा खतरनाक वाला टाइम था वो चला गया। फिर चीज़ें फिर उसके बाद से उसका काम कम होने लग गया थोड़ा थोड़ा। जो उसके भाई के साथ उसका था बॉन्डिंग, वो ख़त्म होने लग गई, उनके काम में लॉस होने लग गया।
फिर उस आदमी ने जो रात रात को पीता था वो सुबह भी पीना स्टार्ट, दिन में भी पीना स्टार्ट और रात को भी, ऐसा हो गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पता नहीं उसने क्या किया, कुछ कर्जा अपने सर था, कुछ और हो गया काम से, और वो 20-25 लाख के नीचे। और अभी से इतनी पुरानी बात है ये? इतनी पुरानी बात है, कर्जा। फिर वो कर्जा उतारने के लिए उसने जो धीरे धीरे करके अपना काम जोड़ा था, अपनी गाड़ियाँ वगैरह थी उसके पास, ट्रक वगैरह, वो सब उसके भाई को दे दिए। उसके भाई ने बोला कि मैं इसका कर्जा लेता हूँ, मैं उतारूँगा, पर ये सारी चीज़ें बेच के। सारे घर वाले बैठे, बहुत झगड़े वगड़े होने लग गए थे हमारे बीच में, क्योंकि जब बंदा काम नहीं करता तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन घर पे ही उतरती है। ये चीज़ें होने लग गई। उसका काम छूट गया तो उसका नेचर बिल्कुल ही चेंज हो गया। फिर उसको यूँ लगने लग गया कि अब ये मेरे पास रुकेगी नहीं, खुद से ही माइंड, या फिर मैं पाल नहीं पाऊँगा बच्चों को। शक वाला बीमारी उसके अंदर बुरी तरह घुस गई। फिर जब उसका काम बिल्कुल ही ठप हो गया, उसने मुझे एक दिन बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा अब कोई काम। तो मैंने ये कहा कि फिर भाई घर कैसे चलेगा? तो उसने कहा कि कुछ भी हो, अब मेरे से नहीं होगा, मेरे को एक ही काम आता था और वो मेरा ठप हो गया है, अब मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने घर वालों से बात की। मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी थोड़ा अपने ससुराल से दुखी थी। उसने और मैंने मिलकर सोचा कि नजफगढ़ हमारा टाउन पड़ता है, मेरे गांव के जो नियर पड़ता है, मतलब बचपन से जिस मार्केट में मैं गई थी वो नजफगढ़ है जी। तो मैं, और शादी बहादुरगढ़ गई हुई है, वहाँ से 10 किलोमीटर आगे। तो मैंने उनसे बात की कि हम नजफगढ़ में अपना एक पार्लर खोलेंगे छोटा सा। तब मुझे ये पार्लर का काम भी इतना नहीं आता था। मैंने कभी शादी से पहले 10th में थी तो शौक के लिए थोड़ा बहुत सीखा था, उसके बाद नहीं सीखा था। तो वो लड़की है, उसने ससुराल से आके 6 महीने का कोर्स किया था नवादा में, उसने अच्छे से सीखा था। तो हमारी बात हुई कि वो बोली मेरे पास पैसे नहीं हैं पर मेरे को काम आता है, हम दोनों इकट्ठा मिलके खोलते हैं। फिर मेरे हस्बैंड से बात की गई इस बारे में कि भाई मैं खोल लूँ, घर चलाना है, कल को इस बात पे कलेश तो नहीं होंगे जी। तो उसने बोला हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खोला नजफगढ़ में सैलून, अपनी ज्वेलरी मैंने उस पर रखी बैंक में। फिर वहाँ से पैसे उठा के, पैसे मैंने लगाए और काम वो करती थी, उसमें मैं साथ रहती थी। अच्छा। पर पार्लर वाला वो संभालती थी, मैं स्टिचिंग करती थी पहले। अच्छा। सिलाई का काम था मेरा। अच्छा। बुटीक था, लड़कियों को सिखाती भी थी, ससुराल में भी सिखाती थी, मायके में भी सिखाती थी, 12th में ही। अच्छा। तो उसमें इंटरेस्ट था उस टाइम पे। तो मैंने ये चीज़ वहाँ दुकान पे मैंने अपने शौक के लिए एक मशीन रख ली कि मैं अपने सिलती रहूँगी, तुझे कंपनी हो जाएगी, तू पार्लर का काम करती रही हो। हाँ। तो जो भी लेडीज़ आती तो वो देखती भाई मशीन है, सूट सिल रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे सिलाई आने लग गई, सिलने के लिए सूट, लोग कपड़े देने लग गए। तो मेरा वहाँ पे एक ही दुकान में सिलाई का चल गया और वो पार्लर में कर रही थी। तो आज से बेटा मैंने 2016 में खोला था ये सैलून। तो ये जो कोरोना के बाद लोग हाइजीन को लेके इतने वो हुए हैं कि आप काम कराते हैं, खूब पार्लर चलते हैं, उस टाइम पे इतना नहीं था। मुश्किल से यूँ लगा लो पार्लर वाली साइड से महीने में 15,000 आते थे, उसमें 10,000 रुपये किराया भी देना होता था, उस लड़की को भी कुछ देना होता था, जो मैं सिलाई कर रही हूँ अलग, वो मुझे यूँ बचते थे। अच्छा। मतलब ऐसा होता था कि मुश्किल से खर्चा ही निकल रहा है। हाँ। और अगर साथ में सिलाई नहीं करती तो वो भी नहीं निकलता। हाँ। क्योंकि रेंटेड दुकानें वकानें थी। फिर मैं डेली ससुराल जाती, वहाँ जाने के रोज़ नज़रिए बदलने लग गए उनके। मेरी जेठानियाँ पता नहीं उसको बोलती थी या कोई और दोस्त कि भाई पार्लरों में इतना टाइम नहीं लगता, पार्लर वालियाँ ऐसी बिगड़ी हुई होती हैं, ये वो, उसके दिमाग में सब कुछ ये चलने लग गया। फिर उसने कलेश घर में इतना बढ़ाया कि रोज़ मुझे वो एक स्टैंड से लेने आता था, उससे मेरा घर 2 किलोमीटर दूर था। उस रास्ते में लड़ते हुए जाते थे 2 किलोमीटर में डेली। एक टाइम था जब मेरी शादी हुई तो मैं एक गाली देने पे पूरी रात रोती थी, और जब मैं वहाँ से निकली तो एक के बदले 10 देती थी उसको। बदल गए आप बहुत। फिर वो झगड़े रोज के होने लग गए। फिर मेरे साथ ऐसा होने लग गया कि मैं, मायका नज़दीक था, बेटी मेरी वहीं पल रही थी, मैंने उस माहौल से निकाल दिया था उसको। सही किया आपने। कि रोज़ के वो डरती भी बहुत थी अपने पापा से, कि कलेश होता था तो वो डरने लग गई थी, उसका दिल कमज़ोर हो रहा था।
फिर मुझे एक बेटा भी हो गया था, ये शॉप वॉप खोलने से पहले, जब उसका काम वाम मंदा हुआ तब। फिर मेरी बेटी तो जैसे मायके रहती थी तो वो रोज़ कलेश करता, तो मेरे भी दिन ऐसे ही जाने लगे थे, मारपीट स्टार्ट कर दी थी, ये सब हो गया था उसका। तो मैं जैसे घर चली जाती, 2 महीने नहीं आती तो फिर रोने लग जाता, कोई खाना नहीं दे रहा, मैं भूखा मर गया, ये सब चीज़ें सुन के मैं वापस चली जाती। 1 वीक में फिर वही स्टार्ट हो जाता। मतलब साल भर 1.5 साल यूं ही चला कि मैं 2 महीने मायके में हूँ, 1 महीना वहाँ, 2 महीने फिर मायके, कलेश होके फिर वहाँ। बहुत बार ख्याल आया होगा ना कि छोड़ दूं इसको? तब तक ये वाला स्ट्रॉन्ग चीज़ थी ही नहीं कि मैं कभी छोड़ सकती हूँ। हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर से? ये भी नहीं पता था कि मैं कभी कमा सकती हूँ या बच्चों को पाल लूँगी या ये मुझे दे देगा, मुझे कुछ भी नहीं था। मतलब छोड़ने वाला दिमाग में ही नहीं था कभी भी। अच्छा। घर वाले घुसा के ये भेजते हैं ससुराल में कि बस एक बार शादी हो गई तो वही है सब कुछ, फिर नहीं होते। तो मेरे में भी नहीं था दिमाग में ये सब, पर जब रोज़ हमारे कैरेक्टर पे बात आती है ना, नहीं सहा जाता, फिर बर्दाश्त से बाहर। एक दिन ऐसा आया कि यही सिलसिला चल रहा था कि वो लड़ रहा है मेरे से, मैं घर आ जाती हूँ। मैं 2 महीने के लिए, एक बार मेरा पापा मेरे को घर ये बोल के ले आया कि तू इसको बिगाड़ रही है, बार बार इसकी सुनती है, चली जाती है, 6 महीने यहीं रहे, इसकी सुन मत, तो इसको अक्ल आ जाएगी। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। हाँ, पापा ने ये चीज़ बोली मुझे। मैं आ गई क्योंकि वहाँ से दुखी थी, यहाँ से अप डाउन करती थी डेली अपनी शॉप के लिए। एक दिन हुआ कि दुकान पे आया वो मेरी और बुरी तरह रोने लग गया कि आज के बाद नहीं करूँगा ये सब, चल ले। और मेरे को पापा को बोलते हुए डर लग रहा क्योंकि पापा ने बोला है कि नहीं जाना है 6 महीने। मैंने सिर्फ मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे आया था और रो रहा था कि अब नहीं करूँगा, और मैं अपने बेटे को लेके और चली गई। वो मुश्किल से 3 दिन ठीक रहा, 4th डे फिर वही। और इतने में पापा को भी गुस्सा आ गया कि हमारी मान नहीं रही। पापा ने मेरे को, मम्मी को बोला कि अब की बार लड़ेगी ना तो हम नहीं जाएंगे। शादी भी आपने करी, अब लड़की को आप सपोर्ट भी नहीं करोगे। वो कर रहे थे ना, मैंने नहीं मानी उनकी उस बार। आप पहले मान चुके थे एक बार उनकी बात? मैं गई थी, उनके कहने से मैं आ भी गई थी घर पे, पर वो उस टाइम पे बहुत मेंटली वीक थी मैं, तो वो बहका लेता था मुझे बार बार। हाँ, इमोशनल कॉस। चली गई। फिर हुआ कलेश। मम्मी ने मुझे ये चीज़ बताई कि तेरे पापा ने यूं यूं बोला। तो जब वहाँ कलेश हो रहा था तो यूं हिम्मत नहीं हो रही थी पापा को फ़ोन करूं। फिर एक दिन बहुत हुआ कलेश, तो मैंने फ़ोन किया, पापा दोबारा भी आ गए लेने। ऑफ कोर्स। फिर एक बार वो बीमार हो गया, अटैक आया उसको, तो उसने मेरे पास फ़ोन किया कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है और वो मेरे को अटैक वाला लग रहा है। तब मैं उसके पास नहीं थी कम से कम 2 महीने से। तो घर में रहता था, घर में कोई और नहीं था, या आपको क्यों फ़ोन करता था बात बात पे? उसको कोई और नहीं दिखता घर पे कोई और लोग नहीं थे कि जिनको भाई जो बगल में उसको बताओ? जब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है ना जो इंसान, हाँ, उसको घर वाले भी नहीं देखते। और उसके घर वालों ने तो उसको इसलिए ही शादी की थी कि हमें ना संभालना पड़े, हमारे सर से हट जाए। सर से हटेगा, नहीं तो आसपास वाले ये बोलते कि एक भाई को कवारा छोड़ रखा है और खुद अपना लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। उन्होंने बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, कोई नहीं देखता। मैंने फिर मेरे जेठ के लड़के को फ़ोन किया कि एक बार एडमिट करा दे, मैं आ रही हूँ। उसने एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अच्छा। प्राइवेट हॉस्पिटल था वो। मेरे भाई ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था हम तीनों का। मैंने जाके हॉस्पिटल में बात की कि भाई ऐसे ऐसे इंश्योरेंस है तो उसमें इसका इलाज हो जाएगा। उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा। तो मैंने भी बेफिक्र होके फिर उसी हॉस्पिटल में रहने दिया और करा लिया। वहाँ पे 2.5 लाख का बिल बन गया। और हॉस्पिटल वालों ने वो डॉक्यूमेंट्स देख के मना कर दिया कि नहीं होगा ये इंश्योरेंस में, क्योंकि इनको पहले भी एक अटैक आ चुका है, वोल डल चुकी है और ये मेंशन नहीं है। उस टाइम पे ना मेरे पास 1 भी रुपया, ना घर वालों के पास। फिर कैसे किया? बताती हूँ। हमने इनके घर वालों को फ़ोन किया बहुत, इसके बड़े भाई को। हाँ। उसने 10 फ़ोन पे भी एक फ़ोन नहीं उठाया। उसकी वाइफ ने उठाया और उसने बोला कि उसकी तबीयत ख़राब है, मैं उसको फ़ोन नहीं दे सकती। डॉक्टरों ने बोल दिया डिस्चार्ज है, ले जा सकते हो, पर हम ले जा नहीं पा रहे थे क्योंकि पैसे ही नहीं थे। फिर जब तक मेरा थोड़ा बॉन्ड बन गया था कुछ लड़कियों से, जैसे पार्लर था तो
वहाँ से एक लड़की थी जिनकी कोई जानकारी निकली उस हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनको बताई सिचुएशन। तो एक बंदे ने वहाँ से हॉस्पिटल में फ़ोन करके 1 लाख रुपए कम कराए। 1 लाख कम होने के बाद भी 1,30 का बिल रह गया मेरे पास, वो भी नहीं। फिर वो मैंने कहीं से ब्याज पे उठाए पैसे, फिर उसको वहाँ से छुट्टी करा के लाए। 1 वीक में उसके पास थी, जैसे भाई बीमार है, उसको देखने के लिए दवाई पानी। 1 हफ्ते बाद वो फिर से पी के आया रात को फुल। अरे बाप रे। मैंने उसको ये बोला कि अभी तो हॉस्पिटल से आए हो और इतने पैसे लगे हैं और अभी पीना स्टार्ट। बोला किसने बोला था बचाने के लिए। किस लेवल का नार्सिसिज्म है ये चीज़ उसने बोली। मैं उस दिन फिर से अपना बैग उठा के और आई। फिर आप गए घर वापस? बच्चे कहाँ थे? बच्चे मायके में थे। चलो। फिर एक बार और ऐसा हुआ कि फिर से मनाने वाली सिचुएशन आई कि मर रहा है बिल्कुल, दवाइयाँ भी नहीं खा रहा है, ये हो रहा है। मैं चली गई। फिर हम रहे होंगे 5-7 दिन। फिर उसने कुछ एक दिन बहुत ही गलत बोला। मतलब रोज़ होती थी चीज़ें तो, पर मेरा 2.5-3 साल का बेटा था पास। मैं घर जाके जैसे फेस वॉश किया तो मेरे बेटे को यहाँ से पकड़ के लाया और बोला तेरी मम्मी अब रात को मुंह धो के धंधे पे निकलेगी। उस दिन एंड हुआ। मैंने अपना बेटा लिया, उसका बैग लिया स्कूल वाला, बीच में स्कूल छूट गया उसका, नर्सरी में ही था वो उस टाइम। और उस दिन पापा को बुला लिया और उस दिन ये बोल के निकली कि अब दोबारा नहीं आऊंगी। और सच में अंदर से हो गया था कि दोबारा अब नहीं जाना। आपको ज़रूरत थी वो सुनने की। शायद आप इतना स्ट्रॉन्ग कॉल ले नहीं पाते इतने बड़े अटैक के बिना। ज़रूरी था। फिर उस दिन ये चीज़ हो गया कि अब वो मतलब यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था। वो जो अटैचमेंट उसके साथ थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। उससे पहले भी बहुत कुछ सुना था, पर पता नहीं उस दिन ही ऐसा क्या हुआ। बच्चे के सामने था शायद। मुझे यूँ लगा बच्चा भी ऐसा ही बनेगा। फिर मैं पापा को बोल के आ गई कि अब नहीं जाऊंगी वहाँ पे। मैं घर पे आई, मैंने अपने पापा को ये बोल दिया कि या तो तलाक करा दो बेशक, अब नहीं जाऊंगी। तो मेरे पापा ने मुझे बोला अगर तलाक लेना है तो उसके दोनों बच्चे वहीं छोड़ के आ। अच्छा। तेरी दूसरी शादी करेंगे हम, और अगर बच्चे ही पालने हैं तने तो तलाक नहीं लेना, कल को ये अपने हक पे जाके खड़े तो होंगे। तो मेरे को उस टाइम पे सिर्फ ये था, तलाक शादी तो मुझे नहीं करनी थी, दूसरी बच्चों के लिए ही आई थी, बच्चे ही पालने थे। तो मेरे को बस ये था कि ठीक है मत कराओ, पर मैं जाऊंगी नहीं। बोला मत जा, पर तलाक मत ले। वो पहले वाली मेंटलिटी वाले थे, उनकी सोच यहाँ ठीक थी कि कल को तू जितना भी कमाएगी इनकी एजुकेशन पे लग जाएगा, इनके लिए कभी घर नहीं ले पाएगी, और पूरा हक तो है ही इनका, वहाँ पे पैदा तो किए हैं वहीं पे रह के, तो कल को अपने घर में तो जा ही सकते हैं। तो उनकी सोच अपनी जगह वहाँ के हिसाब से बहुत सही थी। पर मेरे उस टाइम पे सिर्फ ये था कि मुझे शांति चाहिए है, उनसे इंसान की शक्ल नहीं देखनी थी, तो मेरा निकलना ज़रूरी था। फिर मैं 1 साल अपने घर में ही रही, घर से डेली अप डाउन होता था। आपकी शॉप चल रही थी? स्लो। ओके। मतलब अगर महीने में मैं 30,000 रुपये कमा रही हूँ तो उसमें से 20-22 खर्च हो रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये बच रहे हैं। पर उस टाइम पे मेरा खर्चा भी कोई इतना नहीं था, क्योंकि मायके में थी तो खाना पीना सब वहाँ हो रहा था, मुझे कोई अलग से राशन नहीं लेके आना था, और अलग नहीं रह रहे थे तो ज़्यादा कुछ नहीं था। और मेरे भाई ने मेरे बेटे का एडमिशन, जैसे ये EWS के बच्चे होते हैं फ्री पढ़ते हैं 12th तक स्कूल में, ऐसे करा दिया था बेटे का प्राइवेट स्कूलों में ही, बेटी का हो रहा था बस। फिर धीरे धीरे घर वालों को भी यूँ लगने लग गया कि गलत फैसला है। उनको पहले यूँ लगता था कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये चली जाएगी, गुस्से में है अभी। फिर उनको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि ये अब नहीं जाएगी, पापा को मेनली। तो जो पापा मुझे कहता था कि इसको अक्ल लगा, छोड़ 6 महीने, ये दारू तो दुनिया पीवे है, वाह, इसका ये मतलब थोड़े छोड़ के भाग दे। फिर मैंने फैसला लिया कि मैं यहाँ भी नहीं रहूँगी, मायके में जहाँ मेरी शॉप है वहीं आसपास घर देखूँगी।
आप मायके में कितने दिन थे? 1 साल। बस 1 साल में शुरू हो गया ये सब? फिर मैंने पापा को बोला, उस टाइम पे वैसे ऐसे टेम्परेरी था कि मैं कुछ और भी काम स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे मेरी 1-2 फ्रेंड्स और थी, वो उनके साथ भी वो नजफगढ़ रह रही थी। मैं कहा वो ना टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह में हम ये स्टार्ट करेंगे और वहीं के वहीं टिफ़िन बना के और सेल करा करेंगे, ये पार्लर में इतना गुजारा नहीं हो रहा। खिलाफ तो थे फिर भी, पर ज़्यादा मुझे रोका नहीं। मैंने एक घर किराए पे लिया और मैं वहाँ शिफ्ट हो गई अपने बेटे को लेके। बेटी को इसलिए नहीं लेके आई कि बेटी को अकेले छोड़ के काम पे जाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और बेटी वैसी सिचुएशन में भी थी, थोड़ी बड़ी हो रही है, 7-8 साल में वो आ गई थी और बेटा बहुत छोटा था, वो रह नहीं पाता था अभी मेरे बिना। 1 साल तो हमने ऐसे निकाला है, सुबह बेटा स्कूल जाना जाता, मैं पार्लर चली जाती, वो उसको पार्लर में ही लेती दिन में 1:30-2 बजे, वो वहीं पे खेलता रहता 1-2 घंटा मेरे साथ, फिर वो ट्यूशन जाता, फिर वो ट्यूशन से आता दुकान पे ही, फिर हम शाम को घर आते 9-9 बजे, वो मेरे साथ ही घर आया करता तो था। आप लोग ऐसे कुछ साल रहे इस तरह से? बिल्कुल रहा, 1 साल तो आराम से चला है ये सब। फिर आइडियाज़ आने लगी चीज़ों को बढ़ाने के दिमाग में। वो टिफ़िन सर्विस तो हमने स्टार्ट ही नहीं की, वो बस यूँ लगा लो घर से निकलने का एक बहाना हो गया था। सोचा तो था उस टाइम पे कि करेंगे, पर वो बना नहीं। तो रोज़ मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि वापस घर आ, वापस घर आ। और मेरा यूँ उस माहौल में दोबारा जाने का मन नहीं था। दम घुटता होगा। फिर मैंने एक, मेरे जहाँ मैं रह रही थी ना, वहीं पे ऊपर वाले फ्लोर पे मैं थी, नीचे वाले फ्लोर पे ना एक लेडी थी, उन्होंने पार्लर खोल रखा था और वो वहीं रहती थी रात को। पार्लर में ही उनके भी हस्बैंड के साथ उनका कुछ झगड़ा चल रहा होगा, तो वो वहीं सोते थे। तो उससे ना मेरा दिमाग ने एक चीज़ पकड़ी कि अब 2 जगह किराया दे रही हूँ मैं, घर का भी दुकान का भी। यहीं इसी सोसाइटी में कोई ऐसा घर देखती हूँ जहाँ पे दुकान भी बन जाए मेरी और पार्लर भी बन जाए। तो मैंने वहाँ से शिफ्ट किया, एक ऐसा घर लिया, एक ग्राउंड फ्लोर जिसमें 2 तरफ गेट थे। एक तरफ का रूम मेरा पार्लर का बन गया बहुत अच्छे से सेटअप, और अंदर मेरा रहने का भी बन गया। बहुत बढ़िया। और ये सब आपने अकेले किया? सब मैंने फिर अकेले किया, क्योंकि कोई नहीं साथ था। सामान उठता तो सीधा वो घर ले जाने की बात करते, उनको बताती, तो मैंने घर भी अकेले शिफ्ट किया और मेरा बहुत अच्छा वहाँ पे पार्लर बन गया और चलने लग गया। वो सोसाइटी थोड़ी ऐसी है वहाँ पे ना, पंजाबी बनिए ये सब है, तो उनमें है ये चीज़ कि हमें मंथली अपनी केयर करनी है। जो बाजार में भी जितना नहीं चल रहा था मार्केट में, उससे अच्छा उस सोसाइटी में मेरा काम चला। अच्छा। वहाँ पे यूँ होने लग गया, फिर किराया भी एक ही जगह देना था, घर भी वहीं हो गया। सब सेटलमेंट होती चली गई। वो मैंने शिफ्ट किया था नवंबर में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत अच्छा काम चला। मार्च में लॉकडाउन हो गया, वो सब पार्लर्स बंद हो गए। मेरा घर के अंदर था तो वो और अच्छा चल गया। क्योंकि पड़ोस में सबको यूँ मिल गया कि भाई यही खुला है तो इसी पे जाना है, सबकी इमरजेंसी हो रही थी। ऐसे टाइम पे एक बार तो पापा ने मेरे को ये बोल के कि बीमारी आ गई है बहुत तगड़ी, ये तेरे को लग जाएगी ये वो, और घर पे बुला लिया जब बिल्कुल ही बंद हुआ था एक बार शुरू में सब कुछ। और तो मैंने ये बोला मैं किराया विराया कैसे दूंगी ऐसे दुकान का, यहाँ आ गई तो ये बोल के कि कोई नहीं, देख लेंगे, हम कर लेंगे, देख लेंगे, यहाँ पे आके रह। कोई नहीं करता है ना। इतना पागल बनाया मेरे को। 1.5 महीना मैं वहीं पे रही और मेरे अब ये पापा ने जब ये बोल दिया कि देख लेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है? क्या आप देंगे? हाँ, है ना, इसका यही तो सीधा सीधा। मैंने भी यही सोचा, मैं भी रह गई 1-1.5 महीना। अब अपने काम के बिना मन भी नहीं लगता। फिर 1-1.5 महीने के बाद मैं चली गई वापस। और वही भी हो जाता है जब घर घर में रहते हैं, तो कभी उस भाभी से आर्ग्यू हो रहा है, कभी उस भाभी से हो रहा है, तो लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगी थी। तो मैंने वापस जाने का बोला और पापा को बोला, मैं कहा मेरा 1.5-2 महीने का किराया हो रहा है ही नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई फाइनेंशियल वो भी नहीं है। एक जॉब से उन्होंने हम सबको पाला है, शादियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। पर उसमें ये नहीं होना चाहिए था ना कि मेरे को भी घर पे बिठा लिया और फिर कुछ कर भी ना पाए। उन्होंने, मैं खाली आधा ही, उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर आपका रेंट का क्या हुआ? रेंट का ये हुआ, आई तो सब वेट कर ले पार्लर खुलने का, क्योंकि कोई मार्केट में पार्लर ही नहीं खुला हुआ था। इतने कस्टमर आए, इतने आए, 1 वीक में 10 दिन में मेरा सारा रेंट निकल गया। पिछले महीने का भी जो रुका हुआ था, इस महीने का भी। बढ़िया काम आया। पापा रोज़ यूँ फ़ोन कर रहे थे कि
तू बीमार होएगी, तू बीमार होएगी। और मैं यूँ बोल दूँ कुछ नहीं होता तो यूँ कहा करता कि जो ये बोलते हैं ना कुछ नहीं होता, वही हो रहे हैं बीमार। और मेरे को नहीं हुआ कोई कोरोना, मैं फिट थी और मैंने बहुत अच्छे से काम किया कोरोना टाइम में। एक चीज़ और बीच में बतानी थी, मैं भूल गई। बताइए ना। करूँ ना स्टार्ट? वो जब पीरियड था ना, जब लाइफ में झगड़े भी बहुत चल रहे थे और मेरे को तो सैलून वाला काम आता ही नहीं था। हाँ एक लड़की संभाल रही थी, बताया मैंने, मेरी फ्रेंड। हाँ 1 साल बाद उस फ्रेंड के मन में ये आया कि इसकी दुकान तो मैं ही चला रही हूँ। पर वो जो 1 साल था ना, जो वो मेरी शॉप पे काम कर रही थी और मैं सिलाई कर रही थी, उसमें मैंने उसको देख देख के सब सीखा। अच्छा, आपने उसी से सीखा? क्योंकि भाई जो लाइन है हमारी, जो पूरा दिन चीज़ें देख रहे हैं, तो वो आ गई। जो पहले मैंने सीखा था वो शादी से पहले सीखा था, 2004-05 में। वो था ही नहीं इस टाइम के लिए, कुछ भी नहीं था। 2016 में भी वो 0 था कि जैसे ना सीखे और सीखे बराबर, और उसकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी मुझे। तो उसको देख के, उसकी हेल्प कराते कराते मुझे ये सब चीज़ें करनी आई। ब्लीच, फेशियल अच्छे से, वैक्स अच्छे से। पर थ्रेडिंग एक ऐसी चीज़ होती है बेटा पार्लर लाइन में कि जो बहुत परफेक्शन के साथ ही होती है, नहीं तो नहीं होती है। उसको मुझे धागा उठाने में भी डर लग रहा, क्योंकि एक भी थ्रेडिंग मैं नहीं करती थी। अगर उसने मुझे बोल दिया 2 कस्टमर हैं कि ब्लीच कर दो, फेशियल कर दो, तो वो मैं कर देती थी। तो मेरा हाथ जम गया उन चीज़ों में। थ्रेडिंग से मैं इतना डरने लग गई थी कि तू ही कर, मगर 6 बैठी हैं तो तू ही कर सबकी। मैं तो खुद ही आपसे करवाती हूँ। अभी की तो मैं बताती हूँ फिर तो कैसे हुआ मैं। हाँ, तो उसने एकदम से मुझे ये बोला कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं जॉब के लिए, वो मेरे को दूसरी कोई और शॉप खुलवा के दे रहे हैं, मैं उसमें बैठूंगी। तो उस लड़की ने दुकान छोड़ दी एकदम से, और मैं उस टाइम पे बहुत डरी कि अब कैसे संभालूंगी, क्योंकि इतनी इनकम नहीं थी कि मैं एक लड़की रख सकूँ, उसको सैलरी वैलरी दे सकूँ। मैंने संभाल लिया वो चीज़ कि मैं ही करूँगी दोनों, सिलाई भी और ये भी। एक कस्टमर ऐसी आई भाई, हमारी रेगुलर कस्टमर बन जाती हैं। जैसे जो मेरे से एक बार काम करा लेगी तो उसको मेरे से ही अच्छा लगेगा। तो जो 1-1.5 साल से उससे करा रही थी, तो वो मेरे से नहीं करा पा रही थी। पर मार्केट में रोज़ नए कस्टमर भी मिलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वही रिपीटेड होते रहते हैं, रोज़ नए मिलते हैं। तो एक उसकी कस्टमर आई जो उसी से बनवाती थी, उसको मेरी थ्रेडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। पूरा शोर मचा के गई वो कि मेरी थ्रेडिंग ख़राब कर दी, ये वो। पर मैं डरी नहीं उस चीज़ से और रुकी भी नहीं, मैं करती रही। दिन की जब 10 थ्रेडिंग मेरे हाथ से होने लगी तो मेरा हाथ भी हल्का भी हो गया, मेरा डर भी निकल गया। थ्रेडिंग भी अच्छे से बनाने लग गई। मेरी खुद की कस्टमर ऐसी हो गई फिर कि जो मेरे से एक बार करा ले तो वो किसी से ना कराए, यूँ होने लग गया। एक बार वो वही लड़की जिसको यूँ लग रहा था कि मैं छोड़ दूंगी तो ख़राब हो जाएगा इसका सारा सिस्टम, वो मेरी शॉप पे आई थी वैक्स कराने। अच्छा। और मैं उसकी वैक्स कर रही थी, क्योंकि फ्रेंड तो थे ये भाई, उसने अलग काम शुरू कर दिया था, मेरा ये रह गया था, तो भी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो आ गई वो मेरे से वैक्स कराने, मैं उसकी वैक्स कर रही थी। एक दीदी आई कस्टमर, वो बोली थ्रेडिंग करानी है मेरे को, और फिर एक और आ गई बीच में पहले ही उससे, तो उसका मैं कुछ कर रही थी, उनका भी कर रही थी। तो मैंने उनको बोला कि दीदी बैठ जाओ 10 मिनट। तो तब तक उसको जल्दी थी, उसने बोला मैं कर दूँ आपकी थ्रेडिंग। अब वो जो कस्टमर थी उसने सिर्फ मेरे को ही देखा था थ्रेडिंग करते हुए, उसने उसको कभी देखा ही नहीं उस दुकान में। वो बोली नहीं, मैं इन्हीं से कराऊंगी मेरे से। तो वो यूँ बोली, मैं ही संभालती थी इस दुकान को अभी तक पूरे टोरे में। और तो वो ये बोली उसको चुप करने के लिए, बोली चाहे आपने ये 10 साल संभाली हो, मैं इन दीदी से ही कराऊंगी। फिर वो बिल्कुल शांत, उसको यूँ लगा कि ये भी करने लग गई, अच्छा था। फिर चुप। फिर मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता चला गया। और रोज़ जब हम जिस काम को करते हैं ना, बिना किसी डिग्री के स्टार्ट किया था मैंने ये काम। ऑफ कोर्स कोई कोर्स नहीं किया कहीं से, कोई मेरे पास ये नहीं है आज भी कि सर्टिफिकेट दिखाऊं मैं किसी को कि मैं इतना कुछ कहीं से सीखा है। मैंने कहीं से नहीं सीखा है, बस देख के। फिर वो चीज़ हुई स्टार्ट। फिर मैं जब अर्बन कंपनी में इंटरव्यू दे के आई, मेरा इंटरव्यू क्लियर, और उन्होंने बोला नजफगढ़ में ही हायरिंग चल रही है अभी, क्योंकि कोरोना टाइम पे सब बुक कर रहे थे नजफगढ़ से ट्राई करके, नहीं तो वो थोड़ा बैकवर्ड है, नहीं होता है वहाँ से जल्दी से इतनी बुकिंग वगैरह नहीं बनती है। तो मेरा घर पे ही ट्रेनिंग हुई वीडियो कॉल पे। अच्छा। और स्टार्ट हो गया 15 दिन के अंदर अंदर ट्रेनिंग होके काम आना। कोरोना टाइम में पूरे में जब सब घर के अंदर छुपे थे, मैं पूरा दिन बाहर रहती थी, पूरा दिन काम करती थी। और आपने बहुत अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर दिया होगा। अर्बन कंपनी में इतना बढ़िया हो गया, 1.5 साल के अंदर मेरा प्रमोशन हो गया। वहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, क्लासिक, प्राइम और लक्स।
हाँ, जब आप क्लासिक में होते हो तो छोटी बुकिंग्स आती हैं आपके पास, मतलब booking? लास्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा 400 से और लास्ट आपका 1500-1600 तक का काम आएगा एक, ओके, और दिन में 2-3 काम 3-4 काम मिलते हैं उससे। हाँ, फिर जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो आपको स्टार्ट ही 1000 से होगा और पहुंच जाएगा 3 से 4 हज़ार का एक काम, ऐसे हो जाता है। और दिन के 3-4 तो बहुत अच्छे पैसे हैं। हाँ, ओके, अगर आपने 3 काम भी कर लिए तो 7-8 हज़ार के हो जाते हैं, फिर उसमें से हाफ आपको बच भी जाता है, तो बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। उसने मेरी लाइफ चेंज की, मैं बहुत अच्छी अर्निंग करने लग गई। क्या मैं धीरे पूछ धीरे सकती हूँ मैंने पार्लर, हाँ, रफली आप उस टाइम पे जब आपने शुरू किया था उस टाइम आप कितना कमा मैं लेते थे बताती अर्बन हूँ कंपनी आपको। से? अच्छा, तब जब की मैंने बात, हाँ। हाँ, तब की नहीं है, ये तो 2021 से स्टार्ट किया मैंने अर्बन कंपनी। तो 2021 में लगभग आप कितना कमा लेते थे अर्बन जब कंपनी मैंने से? स्टार्ट किया तो मैं क्लासिक में थी। क्लासिक में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम काम करते हैं 50 से 60 हज़ार का, बचने वाले होते हैं 35-40। उस 35-40 में हमारे पर्सनल खर्चे होते हैं। हाँ, पहले मेरी इनकम ही ये थी कि 20-30 कमा रही हूँ और उसमें से 25 तो खर्च हो रहे हैं, 5 में कर लो, अब घर में क्या करना है, ये चीज़ थी, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो जब पार्लर एक जगह और वो भी एक जगह किया घर, तो थोड़ी बढ़ी, दोनों चीज़ें अच्छे से होने लगी, पर बचता कुछ नहीं था तभी भी। इसमें अर्बन कंपनी में आने के बाद यूँ होने लग गया कि क्लासिक में तो फिर भी इतना नहीं था कि चीज़ें, प्रोडक्ट भी आता है, सारी चीज़, तो खर्चा हो जाता था। जब मैं प्राइम में हुई हूँ उसके बाद से मैंने बच्चों के लिए सेविंग स्टार्ट की है। अब मैं हर महीने अपना 15-20 जितना भी होता है बचा पाती हूँ बच्चों के लिए, और सारे खर्चे करते हैं, मज़े से रहते हैं। घर में 2-2 एसी हैं, किराए का घर भी अच्छे से लिया है। बच्चे भी मतलब जो मुंह से निकलता है वही आता है उनके लिए। तो ये चीज़ें हुई। फिर अब अर्बन कंपनी में इतना मज़ा आ रहा है काम से, जैसे मुझे प्यार हो गया है। और अब इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है ये, जिस ब्यूटिशियन की, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास भी है। अब मैं कहीं पे भी, अगर कल को अर्बन कंपनी में नहीं कर रही हूँ तो कहीं पे भी बड़े से बड़े सैलून में जॉब हो सकती है। नहीं, आपका हाथ सच में बहुत साफ है। हाँ, अब हो गया है बेटा। अब मुझे ये काम करते करते 2016 से स्टार्ट किया था, करते करते ही 9 साल हो गए। 9 साल के एक्सपीरियंस से तो सब हल्का हो जाता है। अब मैं जिनका फेशियल करती हूँ वो सो जाते हैं फेशियल में रिलैक्स बिल्कुल, और जो करा लेते हैं वो किसी और से नहीं करा सकते। अब ऐसा हो गया है। तो क्या ये कहना सही होगा कि आप लाख रुपए से ऊपर ही कमा लेते होगे महीने के? बिल्कुल, आपकी लाइफ सच में चेंज हो गई? बहुत चेंज हो गई है। 10,000 से स्टार्ट करके लाख तक हो गई है, और ये 7-8 सालों में ही हो गया। और मैं मेंटली इतनी स्ट्रोंग हो गई हूँ, इतनी स्ट्रोंग, अब किसी चीज़ से फिक्र ही नहीं होती। हाँ, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हस्बैंड को आप अभी भी पैसे देते हो? हस्बैंड को पैसे इसलिए देते हैं बेटा, 3-4 साल पहले ना वो बहुत तगड़े वाला बीमार हो गया था। मेरे पापा वैसे ही रैंडमली मेरे ससुराल के आसपास गए हुए थे। वो घर देखने चले गए कि भाई क्या क्या हालत बना रखी होगी, देख लेता हूँ। तो जब वो गए ना, तो मेरे हस्बैंड ना बेड पे उल्टे लेटे हुए थे, उनसे उठा नहीं जा रहा था। 3 दिन से वो ऐसे ही पड़ा था। उसका कोई घर वाला उसको देखने नहीं आ रहा था। उसको पानी भी अगर पीना है तो उसकी कमर में कुछ ज़्यादा ही दर्द था, कोई चोट वोट लगी थी पुरानी, तो वो उठ नहीं पा रहा था। तो मेरे पापा उसको गाड़ी में डाल के घर ले आए, उसका इलाज कराया, उसको ठीक कराया। 15 दिन बाद वो वहीं पे ड्रिंक करने लग गया घर पे ही। ये मतलब क्या है? लोग ठीक क्यों हुआ, नहीं वो मुश्किल से समझते? यूं झुक के आया था, यूं सीधा हुआ, ठीक हुआ। 15 दिन उसने अच्छा खाया, अच्छे से रहा। 15 दिन बाद वो फिर से। तो पापा, ऐसे में क्या जब ही पापा कर ने सकते उसका हैं? इतना किया था तो उसको डांट भी दिया बच्चों की तरह। डांटते ही वो अपनी बाइक उठा के भाग गया। फिर मेरे पापा ने यूँ बोला कि बेटा वो भूखा मर रहा है, इंसानियत के नाते इसके खाने का देख ले बस। और भगवान ने इतनी सिचुएशन कर रखी है मेरी कि मैं कर सकती हूँ। अगर महीने में 3-4 हज़ार 5,000 तक का उसको खाना दिला पाऊँ, मेरी वजह से बस भूखा ना मरे, इसलिए स्टार्ट किया। कोशिश यही करती हूँ कि राशन ही दिला दूँ, क्योंकि ये भरोसा नहीं है ना मैं उसको 2,000 रुपये दे दूँ वो ले रहा है या नहीं ले रहा है आटा। ज़रूरी नहीं ना वो खाने की चीज़ें ले रहा है, वो ड्रिंक ही कर रहा हो। पर अब उसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। मेरी बाइक में ये खराबी आ गई है तो ये दे दो, तो आप पूरी करते हो? नहीं करती मैं बेटा, मैं करती हूँ जो मुझे ठीक लगती हैं।
सही। जैसे खाने की ठीक लगती है तो वो कर देती हूँ। कपड़ों के लिए कभी यूँ लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि 10 साल से बंदा कमा ही नहीं रहा ना, तो कैसे वो हर जिंदगी चीज़ चलती है? कुछ भी नहीं है उसके पास जो कैसे घर। चलती है ऐसे लाइफ? ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो डेली बंदा ड्रिंक करता कहाँ से है। कैसे दोस्त हैं जो सिर्फ ड्रिंक करा देते हैं, खाना नहीं खिलाते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी रिग्रेट है कि काश ये मैंने ऐसे ना किया होता और ऐसे किया होता? यही है कि जब 1 महीने बाद उसको पता चला था ना, तभी छोड़ देना चाहिए था। फिर बच्चे नहीं होते? फिर मेरी लाइफ भी ख़राब नहीं होती बेटा। बच्चे तो वही सिचुएशन है, मैं 18-19 साल की थी, अगर कहीं अच्छी जगह और शादी हो जाती, बच्चे तो वहाँ पे भी तो होते। आपके यहाँ डिवोर्स के बाद शादी होना इतना आसान है? हो जाती है? ये तो गांव में तो लड़कियों को रखते ही नहीं है। पहले तलाक हो गया तो पहली थॉट सबके मन में आती है इसकी शादी, अब दूसरी। बट अभी तो आप खुश हो। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शांत हूँ। अब मैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी अपना काम करती हूँ करवा चौथ के टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और मुझे ये डर नहीं लगता घर पे जाऊँगी तो कोई कलेश करेगा। मस्त सुकून है। रहते हैं। और मेरे मायके वाले अब बहुत सपोर्टिव हो गए हैं। उन्होंने जब देख लिया है कि लड़की करती है, मेहनत करती है, काम भी अच्छा है और आ रहा है उसके पास, तो अब मेरे बच्चों को बहुत संभलवाते हैं। और मैं कोई छुट्टी नहीं लेती। सातों दिन मुझे काम करते बिल्कुल छुट्टी लेने का मन नहीं होता। हाँ, मैं 7 दिन काम करती हूँ। वो सैटरडे संडे हमारा बहुत बिजी होता है, सबकी छुट्टी होती है, हमारा बिजी होता Of है। course. और हर सैटरडे संडे मेरे बच्चे मायके चले जाते हैं और मैं बिल्कुल फ्री होके, चाहे रात तक भी काम करना पड़े तो 10-11 बजे तक भी करती हूँ आराम से। खूब पैसे बनाते हो खूब पैसे बनाती हूँ मैं और मज़ा भी आता है। एक दिन काम ना आए तो बेचैनी हो जाती है कि आज किसी का कुछ किया ही नहीं मैंने। तो थकान नहीं होती है हर रोज़ काम करके? थकान इतनी होती है बस कि अपना जब तक करती रहती हूँ पूरा दिन मज़ा आता है, रात को अपने लेट के सो जाओ फिर आराम से। और सच में जब पैसा आता है ना, किसी चीज़ से थकान नहीं होती, कितना ही भी काम करा लो मज़ा आता है। ये बात सच है। अब ऐसा टाइम हो गया कि इस काम से मुझे प्यार हो गया, इसके बिना मैं रह नहीं सकती। अब तो मेरे को यूँ लगता है कि जब मैं बुढ़ी भी हो जाऊंगी और मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे ना, तो मैं एक सैलून खोल के बैठूंगी और उस पर ओनर मैं बैठी रहूंगी और काम लड़कियों से कराऊंगी तो ये प्लानिंग है हमारी। बच्चों के साथ टाइम कब स्पेंड करते हो आप? बच्चों के साथ आज भी ऐसे ही मैनेज करती हूँ और शुरू से भी ऐसे ही किया है। 7 बजे वो स्कूल जाते हैं, मैं अपने 2-3 काम, और वो 2:30 बजे आते हैं, मैं अपने 2-3 काम कर देती हूँ उस बीच में, 7 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। चाहे मेरे को 8 बजे का भी काम मिल जाए, मैं उनके साथ ही उनको छोड़ा, नहाई, फटाफट निकल गई। 2:30 बजे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पे अवेलेबल होती हूँ। फिर उनका लंच, हमारा लंच इकट्ठा होता है, दोनों तीनों खाते हैं। फिर वो 3:30 बजे ट्यूशन निकल जाते हैं। मैं अगला काम अपना सेटल रखती हूँ 3:30 के बाद का ही। फिर उनको ये नहीं होता कि मम्मी, जैसे वो 5 बजे आ जाते हैं तो ये उनके मन में भी है, दिमाग में है कि मम्मी ज़रूरी नहीं है कि 5 बजे ही आ जाएगी, मैं 6 बजे भी, 7 बजे भी, 8 बजे भी आ सकती हूँ। फिर रात वाला टाइम हमारा होता है। वेरी नाइस। बच्चे भी साथ देते हैं तभी हो पाता है, नहीं तो नहीं होता बिल्कुल ही। कभी कंपेनियन की कमी महसूस नहीं होती कि साथी होना चाहिए एक? सिर्फ इस टाइम पे होती है जब बहुत ज़्यादा बीमार होती हूँ, नहीं तो बेटा अपनी लाइफ के फैसले जब अपने हाथ में होते हैं ना, तो उसी चीज़ की आदत हो जाती है। अब मुझे यूँ लगता है कि मैं किसी के साथ ऐसे वाले रिलेशन में बना के भी नहीं रह सकती, क्योंकि हर औरत को ना, चाहे कोई भी रिलेशन हो इंसान के साथ, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हो, चाहे पति पत्नी वाला हो, सुन के रहना पड़ता है। सुनना अब मुझे पसंद नहीं है। अब मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। अब आदत हो गई है खुद के फैसले खुद लेने का, वो चीज़ अब नहीं सुना जाएगा। नहीं सुना जाएगा। जेंट्स से बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ें कि औरतें अपने आप से चले। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है। आजकल वाली जनरेशन बहुत सही होने लग गई है, साथ देते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। पहले वाले जो हमारे वाले टाइम वाले थे ना, उनको औरतों को आगे बढ़ना मंजूर ही नहीं था, वो देख ही नहीं पाते थे। है, सच है, बिल्कुल है। और हमारी मम्मियों वाला तो और भी बुरा था, उनको तो सिर्फ गुलामी के लिए ही लाया जाता था, उनकी तो कोई लाइफ ही नहीं होती थी। आपकी मम्मी की लाइफ कैसी थी? मेरी मम्मी की लाइफ ऐसी थी, हमने कभी उनको फ्री नहीं देखा। खेतों में काम, जानवरों का काम, घर का काम, बच्चों का काम, और ज़ीरो रिस्पेक्ट।
ये सबसे वर्स्ट है। यही था। काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, ज़रा सी कोई रिस्पेक्ट देने में किसी का क्या चला जाएगा। उनको बस बच्चों से ही मिली होगी रिस्पेक्ट, नहीं तो सास वास और ये जो पापा पति ये सब थे, किसी ने इतनी कोई रिस्पेक्ट से कभी नहीं देखा हमने। मतलब उनके काम की भी वैल्यू नहीं होती कि वो कुछ काम करते हैं, उन सबको यूँ लगता है फ्री। आपकी माँ ने कभी एहसास हुआ उनको इस चीज़ का कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो गया? मतलब कहने में बताना मुश्किल है, मगर पूरी ज़िंदगी एक तरीके से स्पॉइल ही है सबकी, बट ये होता है कभी नहीं कह पाते वो। अब भी पीछे एक सिचुएशन ऐसी हुई थी कि पापा भी मेरे ना अभी तो है नहीं, अक्टूबर में उनकी डेथ हो गई। बट जब वो लास्ट सिचुएशन थी ना, उनकी लास्ट टाइम चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए थे। कुछ तो मेरा बहाना था उनके पास, बेटी दुखी है, बेटी का डाइवोर्स है, ये है, अलग रहती है, ये सिचुएशन में हो गया होगा, टेंशन होती भी होगी भाई माँ बाप को, हमें लगता है बहाना, पर उनकी तो वही जाने। तो उनके साथ ये चीज़ हो रखी थी बहुत ज़्यादा। तो वो मम्मी पे निकालते थे सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा कलेश, रोज़ कलेश रोज़ कलेश। तो एक दिन कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया। तो उस दिन मेरी मम्मी ने रोते हुए मुझे फ़ोन किया, अभी 60 साल की उम्र में, कि सपना तूने सही टाइम पे सही फैसला लिया, इन बेवड़ों के साथ सारी ज़िंदगी नहीं निकालनी थी। तब मुझे यूँ लगा कि रोज़ ये सब मुझे गलत बोलने वाले सब दुखी हैं। अब ये मेरे को यूँ सराह रहे हैं कि भाई तू निकल आई तो ठीक है, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है बेटा। बट आपको खुश देख के हमें बहुत खुशी होती है। और अब सब खुश होते हैं मेरे से। अब मेरी बुआ वगैरह, जो मेरे भाई हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। भाई तो हमेशा ही से ही साथ थे मेरे, पर ये था कि वो भी फाइनेंशियली बहुत वो नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा मेरी फाइनेंशियली हेल्प कर पाए, मेरे को काम ना करना पड़े, ऐसा नहीं है। पर वैसे हमेशा मेंटली मेरे साथ खड़े रहते हैं। 2 भाई हैं मेरे, मुझसे छोटे हैं दोनों, पर जो मुझसे छोटे वाला है वो तो बिल्कुल ही पापा टाइप है मेरे लिए। बहुत समझदार है, बहुत अच्छे फैसले लेता है, डांट भी देता है मुझे भी। छोटा है मेरे से, अगर मैंने ही कुछ बच्चों वाली हरकत कर दी तो उससे डांट सुनने को मिलती है। और छोटा ही है वो, अभी बच्चा ही है, उसका दिमाग बच्चों जैसा ही, वो मुझे बच्चा लगता है। ऐसे हैं बहन भाइयों में, बहुत ऐसा ही है प्यार। चलिए, 2-4 ही रिश्ते होते हैं ना, ज़िंदगी कट जाती है उनके सहारे। आप अपनी बेटी के लिए क्या चाहती हो? मैं सबसे बेस्ट अपने दोनों बच्चों के लिए ये चाहती हूँ कि वो पैरों पे खड़े हों अपने, उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचे। शादी वादी सब बाद की चीज़ है, सबसे पहले उनको कमाते हुए देखना चाहती हूँ। मतलब आप अपनी बेटी के साथ वो नहीं होने दोगे ना जो आपके साथ हुआ? ये चीज़ तो देखो, मैं सबसे ही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को कुछ कराओ या ना कराओ, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर दो। उनके लिए आगे रिश्ता क्या देखना है वो बहुत बाद की बात है, क्या सोचना है क्या होगा शादी के बाद। अगर वो पैरों पे खड़ी हैं, चाहे कुछ भी सिखाएं उनको, कुछ भी, पर उनको ऐसा स्टैंड दे के भेजें, कल को अगर मुसीबत आती है तो वो स्टैंड ले सकें। क्योंकि जब तक लड़की कमाएगी नहीं ना, वो निकल ही नहीं सकती इन सब चीज़ों से। अगर दुखी है तो सारी ज़िंदगी भुगतती रहेगी, अगर वो कमाएगी नहीं तो। ये सिचुएशन कम होती है मेरी तरह कि पहले निकल आए बाद में कमाना स्टार्ट किया, नहीं तो ज़्यादातर वो निकल पाती हैं जो कमाती हैं पहले। बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए कमाना। आप अपनी बेटी की शादी, आप मुझे बता रही थी कि जब तक, हाँ मैंने ये उसको भी बोला हुआ है, मेरी खुद की भी सोच है कि चाहे 30 साल की हो जाइए शादी नहीं करूँगी जब तक कमाना स्टार्ट नहीं करेगी। तो वो आजकल की बच्ची है, उसको चाह है, अभी छोटी है ना, 17-18 में है, उसको शादी लगी है अभी वो उस मेंटलिटी में है ही नहीं कि मम्मी क्यों कह रही है कमाने की। वो थोड़ा फ्री माइंड है। आप इस पॉडकास्ट के थ्रू जितनी भी लड़कियां, औरतें इसको देखेंगी, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं 2 मैसेज देना चाहती हूँ। एक तो ये कि हर एक इंसान को अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होना चाहिए, हर लड़की को। कमाना स्टार्ट करो, चाहे आप 10,000 से करो, चाहे 15 से करो, चाहे 20 से करो। जब काम से प्यार होगा तो काम भी आपसे प्यार करेगा और इनकम बढ़ेगी। ये चीज़ है, आप कुछ भी स्टार्ट करो पर। और दूसरी ये चीज़ है, जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक दूसरा बंदा कभी नहीं करेगा। तो अगर आप किसी भी ऐसे रिश्ते में रह रहे हो कि जहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं है,
उससे बाहर निकलो, तभी ज़िंदगी संभल सकती है। तभी। एक बार मुसीबतें आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी रिश्ते में उलझे हुए हैं तो उससे बाहर निकलो और अपनी लाइफ बनाओ। अपनी रिस्पेक्ट करोगे तो दुनिया 5 साल बाद, 10 साल बाद सब करने लगेंगे। जो आज बुरा बताएंगे ना, वो बाद में अच्छा बताएंगे। अब मेरा पापा इस कॉन्फिडेंस में गया है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा कमाती है और कर लेगी। कभी उन्होंने आप पे, मैं हस्बैंड की बात कर रही हूँ, उन्होंने कभी आप पे हाथ भी उठाया? 1-2 बार क्योंकि शराबी लोग उठाते हैं। उठाया, 1-2 बार, पर ये नहीं कि मुझे बहुत बुरी तरह से मार के डाल दिया हो या ऐसा कुछ। मेरे मायके वाले थोड़े स्ट्रॉन्ग थे इस मामले में। भाईयर को कॉल करने की ज़रूरत थी, वो वहाँ पे पहुँच जाते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक थप्पड़ मार दिया, मुझे ये किया है। मारने वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा नहीं आई। एक थप्पड़ भी गलत है हाँ, भाई। ये तो है। किसी, आप थप्पड़ भले मुंह पे मार रहे हो, लगता किसी की कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बिल्कुल, है। ये 1-2 बार हुआ है, पर उसमें भी मैं भी इतनी वो नहीं थी कि भाई पिट गई और चुपचाप से बैठ गई या किसी को बताया नहीं। मैं घर वालों को बुला देती थी, उसकी भी थोड़ी बहुत क्लास लगवा देती थी उसी टाइम पे, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी दोबारा करने की। बार बार मारने वाली, वो खुद को मारता था और मैं डरती रहती, मुझे डराता था। चक्कू अपनी गर्दन पे रख लिया, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। मरना होता नहीं था उसको। फिर इन चीज़ों से भी एक दिन मेरे पापा ने ही निकाला, यूँ बोला कि बेटा, मरने वाले के तू कभी आगे ना हट सकती। मरने वाला मरू मरू नहीं करता, वो मर ही जाता है। तू मत रोया कर और मत इसके पीछे पीछे भागा कर। तो मैंने ये चीज़ें बंद कर दी, डर के पीछे पीछे भागना। उसने ये हरकतें बंद कर दी। मर रहा हूँ, मर रहा हूँ, मर रहा हूँ। आपके दिमाग को उसने पकड़ रखा था पूरी तरह से। बहुत छोटे में शादी करने का यही नुकसान होता नतीजा है। है, यही नतीजा। हमें समझ ही नहीं होती कि क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं। कुछ भी नहीं पता होता। वो जैसा बनाते हैं वैसे बन जाते हैं। इसीलिए तो करी जाती है छोटे में शादी, और किस लिए करी जाती है? गलत थी। यही वो चाहते हैं औरतों से, और चाहते क्या है? सवाल करने की ताकत ही ना हो उसके अंदर, इतने छोटे बच्चे पर की शादी मैंने कर अपनी दो। लाइफ में ना, इस स्ट्रगल टाइम में ही मैंने इतना देखा है चेंज होते हुए सब कुछ। मेरे बाद से ही मेरे गांव में ही 25-25 साल की हो रही हैं लड़कियां, तब शादियां हो रही हैं। ये नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल हो गया है अब। आपको कभी किसी ने बोला कि तुमको देख के मैंने ऐसा स्टेप उठाया, तुमने मुझे हिम्मत दी? मैं बताती हूँ आपको, जब मेरा सैलून था ना मार्केट में, मेरे पास एक कस्टमर आती थी, उसका पति उसको लेके आता था। तो वो मतलब आती ऐसे ही थी कि 4 महीने में एक बार उनके घर में कोई फंक्शन है तो वो उसको ले आते थे डेंटिंग पेंटिंग के लिए। वैसे वो दुखी थी बेचारी। तो दुखी इंसान के फेस पे स्ट्रेस सब कुछ अलग दिखता है। बिल्कुल। तो वो उसको उस दिन चमकाने के लिए लेके आते थे कि भाई रिश्तेदारियों में यूँ ना कहें कि इसको कुछ कराते ही नहीं है। उस दिन उसका फेशियल पेडिक्योर जो भी कराना होता कराते थे। ठीक है, वो मेरे साथ जैसे ऐसे अटैच होने लग गई, तो फ्रेंड टाइप बन गई। हमारे इस काम में बहुत अच्छी बॉन्ड हो जाती है, क्योंकि हम 3-4 घंटे एक रूम में साथ होते हैं, तो हमारी बातें होती हैं लेडीज़ से, तो उनके मन की भी निकलती है, हमारी भी निकलती है। पता चलता है हर एक का कि कौन किस चीज़ से दुखी है, कौन किस चीज़ से सुखी है, ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो वो ऐसे ऐसे अपने बारे में बताने लग गई। तो एक बार उसने मुझे बताया, जब मैंने रूम चेंज कर लिया, जब मेरा एक ही घर में सैलून और वो था, एक बार वो आई और वो मुझे बताने लगी कि सपना, मेरे घर में ना ऐसे ऐसे हुआ और मेरे को इसने बहुत मारा, मेरे हस्बैंड ने, और मैं ना घर से निकल गई ऐसे ही, और मैं कुरुक्षेत्र की बस में बैठ गई। और वहाँ पे ना मेरे को मेंटली यूँ हो गया कि मैं कहाँ आ गई। पागलों की तरह मैं रोड पे घूम रही, चप्पलें भी नहीं थी मेरे पास, और मैं बुरी हालत में हो गई। और फिर वहाँ की पुलिस मुझे मेरे मायके छोड़ गई, और मायके वालों ने 1 हफ्ते में फिर से मुझे ससुराल छोड़ दिया। उस लड़की ने मुझे ये बताया। तो मैंने उसको थोड़ा सा भाई यूँ समझाने के लिए उसको यूँ बोल दिया कि ऐसी तकलीफ़ हो ना जब, तो ऐसे किसी बस में मत बैठा कर, मेरे पास आ जाया कर, 2-3 घंटे यहाँ मन शांत हो जाए तो सोच लिया कर कि कहाँ जाना है। मैंने भाई उसको थोड़ा टेम्परेरी बोला था कि भाई फ्रैंक है, इसलिए कि कहीं कुछ गलत ना हो उसके साथ, मेरे पास आ जाए। एक दिन उसके पति ने कुछ लड़ाई हुई उनकी, और उसको ये बोल के कि आके तुझे जान से मारूंगा, और वो घर से निकल गया, और वो पीछे से वो भी निकल गई पर्स उठा के, और वो उस घर को बिल्कुल ही छोड़ के आ गई। और उसके दिमाग में वही बात रही कि सपना ने बोला था कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो मेरे पास आ जाइयो। वो भाई घर छोड़ के सीधा मेरे पास।
और वहाँ उसकी FIR कट रही है, सब कुछ हो रहा है। मेरे को भी डर लग रहा कि मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरे घर वाले भी बोलेंगे तू दादी ज़्यादा बन रही है, तो ये करती है, तो ये इन पंगों में पड़ती है। भाई पुलिस वाले केसों से तो सबको डर लगेगा। फिर भी मैंने उसका साथ दिया। वो रो रही, बोली सपना जान से मार देंगे जाते ही। मेरी उसकी गवर्नमेंट जॉब छुड़वा दी थी उन लोगों ने, टीचर थी वो, सिर्फ घर के काम में लगा के रखते थे उसको। और बेटी थी उसकी, उसके पास भी नहीं आने देते थे उसको। बेटी को इस तरह ट्रीट कर रखा था कि ये काम वाली है, इसके पास नहीं जाना। शुरू दिन से ही बेटी को अटैच ही नहीं होने दिया। एक बेटी थी उसकी, उसने बोला अब नहीं जाऊंगी वहाँ पे। फिर वो टीचर तो थी गवर्नमेंट, वो नौकरी तो छूट चुकी थी। मैंने बहादुरगढ़ में किसी अपने नॉन से बात की कि एक ऐसे ये केस नहीं समझाया उसको, क्योंकि कोई साथ नहीं देता ऐसे में, इन पंगों में कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा। मैंने उसको बोला कि एक लड़की है, उसके मम्मी पापा नहीं हैं और उसके भाई भाभी उसकी शादी कर रहे हैं और उसको अभी शादी नहीं करनी, तो उसको एक जॉब दिलवा दे स्कूल में, वो स्कूल ही है उनका, जानकार थे वे मेरे, और एक रूम दिलवा दे बहादुरगढ़ में। उसको 2 दिन मैंने अपने घर के अंदर रखा छुपा के। फिर मैंने उसको बहादुरगढ़ भेज दिया। फिर वो वहाँ पे जॉब करने लगी प्राइवेट स्कूल में। 15,000 से स्टार्ट हुई थी, बस रिसेप्शनिस्ट की मिली उसको उस टाइम पे, क्योंकि वो खाली नहीं थी कोई जगह, बीच में थी वो मिड में। तो मिड में स्कूल वाले भी ऐसे स्टार्ट नहीं करते, तो उसको वो जॉब मिल गई 15-13 हज़ार में। और वहाँ पे हरियाणा है वो, तो इतना ज़्यादा किराया नहीं था, 6-7 हज़ार में किराए के लिए मिल गया। कुछ हेल्प मैंने कर दी उसकी, कुछ वो थोड़ा बहुत अपनी ज्वेलरी लेके आई थी वो बेच दी, तो उससे उसको हो गया कूलर वूलर लेना, क्योंकि जब एक घर में हम रह रहे हैं तो हर चीज़ चाहिए होती है। फिर वो एक चीज़ भी तो ना लेके आई थी, कपड़े भी नहीं। मैंने उसको अपने जितने भी हो सकते थे, मैं कपड़े एक्स्ट्रा थे जो मेरे पास हुए, मैंने उसको कपड़े दिए, उसको बर्तन दिए कि एक बंदा जितने में खाना खा सके, बना सके, जो जो कुछ मेरे पास था, एक गैस वगैरह जो भी एक्स्ट्रा मतलब था मैं दे सकती थी, वो मैंने उसको दिया। फिर उसको जो कुछ बचा था वो उसके पैसों से मार्केट में लेके उसको दे के आए, उसका पूरा घर बसवा के वहाँ पे, और उसको जॉब पे स्टार्ट करा के फिर मैं आ गई। फिर मेरे तक तो कोई आने वाला था ही नहीं उसके घर से, किसी को नहीं पता, आइडिया ही नहीं था कि वो भाई किसी पार्लर वाले के पास चली गई होगी। उसकी FIR हो रखी है, लोग उसके मायके वाले जैसे लाशें भी वो पुलिस वाले दिखा रहे हैं कि भैया आपकी बेटी तो नहीं है, वो देख देख के आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं मेरे पास उसके घर से, और ना मैं कुछ बोल रही ना वो कुछ बोल रही। वो बोल रही अब नहीं जाना मेरे को। फिर 1 साल बाद उसको यूँ था लाइफ में आगे सेटल होना था, उसको कोई मिला जिससे उससे शादी करनी थी जिसको। फिर उसने मुझे बोला कि मेरी शादी में तू आएगी? मैं शादी में जब आऊँगी जब सच बताएगी इनको। मैंने उसको बोला, मैं कहा लाइफ टाइम के लिए फंस जाएगी, और कभी भी पता चल गया तो ये शादी भी ख़राब हो जाएगी। और डिवोर्स भी तो नहीं हुआ था? डिवोर्स भी नहीं हुआ था। ये तो दूसरी शादी जायज़ नहीं थी। उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, उसको यूँ लग रहा था कि लाइफ सेट हो रही है, नहीं तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, मैंने उस लड़की को ये बोला कि शादी में तब आऊँगी तो जब तू सब बताएगी। और उसने उस लड़के से सिर्फ एक ही नाम ले रखा, सपना सपना सपना, और वो भी शादी में ना आए तो उनको भी डाउट होता कि क्यों नहीं आ रही। फिर वो बोली तोड़ देंगे ये रिश्ता। मैं कहा तोड़ने दे, जब तक बताएगी नहीं तो नहीं आऊँगी, बता के कर ले, अगर सच्चा होगा तो कर लेगा, नहीं होगा तो जान दे, और आ जाएगा कोई लाइफ में। मानी, उसने बोला तू ही बता दे, फिर मेरे से नहीं बताई जाएगी। उस लड़के का फ़ोन मेरे पास आया, मैंने उसको बताया। एक बार उसको झटका लगा भाई पूरा, क्योंकि उस लड़की ने 4-5 महीने के रिलेशन में उसको कुछ बताया ही नहीं था। फिर उस लड़के ने मेरे से बात की फ़ोन पे। मैंने उसको सब बताया, ऐसे ऐसे है, मगर बहुत मारपीट करते थे, जान से भी मारने वाले थे। उस दिन तो बिल्कुल बोल दिया था, तो रहने लायक तो था नहीं, तो ये छोड़ के आई थी ऐसी ऐसी सिचुएशन में। फिर वो यूँ बोला कि दीदी ऐसे तो नहीं करूँगा मैं, कल को वो आके यूँ कर दे कि भाई बीवी तो मेरी है। फिर मैंने उस लड़की को बोला कि अपनी मम्मी से बात कर ले एक बार। उसने अपनी मम्मी के पास फ़ोन मिलाया। मम्मी को पता ही नहीं है लड़की कहाँ है? किसी को नहीं पता लड़की जिंदा है या मर गई। वो लाश भी देख के आए हैं 2-3, मैं बता तो रही हूँ। थाने में जा के वो 2-3 लाशें देख के आए हैं कि हमारी बेटी तो नहीं है, वो नहीं मिली है। तो उस लड़की ने मम्मी के पास फ़ोन किया, उसकी मम्मी बुरी तरह रोने लग गई। उसने बताई सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे एक लड़की थी, उसने मेरी मदद की और ऐसे हो गया। फिर वो यूँ बोली तू आ जा घर पे,
मम्मी माँ तो माँ वो है, वही कितनी भी चाहे स्ट्रोंग रह ले वो ले लेती है बच्चे को गलत करने के बाद भी। उसने उसको बुलाया और उसने यूँ बोला तू डर मत, तलाक उनने फाइल कर रखा है, वो भी नहीं रखेंगे अब, और तू कर ले। फिर मेरे पास ना हर कस्टमर है, जज है, वकील है, सब है सब है इस प्रोफेशन में, हर चीज़ है मेरे पास। हाँ, एनजीओ वाले भी सब है मेरे पास, है ना, किसी को कोई भी जरूरत हो तो हर चीज़। ऐसा लग रहा है फिल्म देख अब रही हूँ वीडियो बनाने वाले भी हैं, है ना तो हर तरह की है मेरे पास चीज़ें। मैंने एक लड़की ही है, वो भी वकील निशा, मैंने उससे उसकी बात कराई, वो बोली मैं संभाल लूँगी पूरा केस, टेंशन मत ले। उसने उसके वो देखा सारा कि एंड ही चल रहा था, अगर वो उस तारीख पे नहीं जाती ना तो उसका वैसे ही हो जाता केस कि भाई डिवोर्स हो ही जाता। तो वो लास्ट चल रहा था, उनको आइडिया ही नहीं था वो आ जाएगी। वो उसको लेके कोर्ट पहुंची और फिर वो एलमिनी वगैरह जो भी मिलता है वो 5 लाख वो भी दिलवाया उसको उनसे, तलाक भी हो गया जाते ही, उसका सब कुछ इतना फटाफट बन गया। वो लड़की बोली मेरे बाप ने गाड़ी दे रखी होती ना वकील जो थी, तो मैं तो इनको टांग देती, 20 लाख से नीचे छोड़ती ही ना। और उसको शादी करनी थी, वो बोली 5 बहुत है, बस मेरा पीछा छुड़वा दे इससे। तो उस लड़की ने, निशा ने, उससे उसका तलाक हुआ, 5 लाख रुपए भी मिल गए, दूसरी शादी हुई मज़े से, मैं भी शामिल हुई, उसके मायके वाले भी सब शामिल हुए, मेरे बच्चे भी, हम सब गए, उसकी छोटी सी शादी कराई। अब वो अपनी लाइफ में सेटल है बिल्कुल। वाओ। और अब तो 2 साल हो गए, बेटा भी हो गया उसको। अब मतलब वो भूल गई है पिछली सारी चीज़ें। और पिछली शादी की बेटी? वो बेटा वो देंगे ही नहीं ना कभी भी, डाइवोर्स ही हो गया एक तो। इंटेंट ही सही नहीं होता है जब लड़की को ये ब्याह मेरे के को एक लाते हैं। इतनी बड़ी खुशी होती है ना कई बार कि मैंने भी हिम्मत दिखाई तो उसकी लाइफ सेट हो गई। बहुत ही अच्छा काम किया आपने। तो मज़ा आया ये चीज़ करके, डर लगा बहुत पर कर दिया उस टाइम। जो मेरी लाइफ में मेरे दोस्त थे उनसे भी छुपाया, किसी को नहीं बताया कि ये कौन है, कहाँ से आई है, किसी को नहीं। सबसे, सब घर में भी आए, जैसे कोई भी आ जाए वो भी वहीं पे मिले, सबसे छुपा छुपा के। और उसी रोड से उसका घर ससुराल, उसी रोड से उसको बहादुरगढ़ के लिए छोड़ के आ गई मास्क लगा लगू के। उस टाइम पे तो वो था ना, कोरोना वाला टाइम था, मास्क लगा लगा के। बहुत बढ़िया। अभी तो आपको कोई बात बड़ी बात लगती अब नहीं नहीं होगी? लगती मुझे, और ना किसी चीज़ से डर लगता है, कुछ भी बड़ा नहीं लगता, रियल ऐसा हो रखा है। लड़कियों के लिए मैसेज हमने ले लिया आपसे, लड़कों के लिए क्या मैसेज है आपका? लड़कों के लिए ये है कि भाई उनको भी जीने दो, वो भी जीना चाहती हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं, दबा के रखते हैं सब उनको। बस अपनी मेंटलिटी ठीक रखो। हम इतना यकीन दे के चलते हैं। मेरे हस्बैंड के ना 10 अफेयर थे शादी से पहले, और वो मेरे को रोज़ स्टोरी सुनाता मेरी शादी के बाद, और मैं आराम से सुनती थी, और मेरा कुछ नहीं था। उसके बाद वो मेरे को रोज़ सुनाता था। तो यकीन दोनों तरफ से होना चाहिए। लड़कों के लिए बस यही है कि रिस्पेक्ट कर लो, और लड़कियों को कुछ नहीं चाहिए होता, पैसा तो वो खुद भी कमा लेती हैं। बच्चे कैसा महसूस करते हैं इस आपके हस्बैंड वाइफ के? उनका बॉन्ड अपने पापा के साथ नहीं है बिल्कुल भी। वो बल्कि जब मैं उसकी कॉल उठाती हूँ तो बच्चे मना भी करते हैं, मत उठाओ मत उठाओ, पीछे से ये आवाज़ें आती रहती हैं। क्योंकि वो बंदा आज भी ऐसा है, मैं उसका खर्चा भी करती हूँ, उसको सब कुछ भी करती हूँ, उसके बाद भी वो फ़ोन पे गालियाँ देने से नहीं चुकता है। अगर उसने कोई चीज़ ऐसी बोली कि जो मैं पूरी नहीं करूँगी तो वहाँ से गालियाँ आती हैं। नहीं खानी चाहिए आपको गालियाँ? तो नहीं खाती, अब एक के बदले 4 दूध सुनाती हूँ। पर फिर भी बच्चों को तो यूं ही होता है ना कि उठाती क्यों। दैट्स ट्रू। पर एक जिम्मेदारी उठा ली अब कि उसके खाने वाने का करूँगी, तो उसको अब ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर करके खोखला हो रखा अंदर से। मुझे नहीं पता भाई कितने साल जिएगा, कैसे क्या रहेगा, पर जब तक मेरे से हो पाएगा तब तक करूँगी, नहीं होगा तो नहीं भी करूँगी। इतना भगवान मुझे कमाई दे रहा है और उसके लिए भी कर पा रही हूँ, इतना करूँगी। यूँ लगा कि नहीं हो रहा, मेरा ही गुजारा हो रहा है तो नहीं भी करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है ना कि बंद गया है। हो पाएगा तो कर देती हूँ, नहीं हो पाता तो नहीं। उसके साथ आपकी कोई अच्छी यादें भी हैं क्या? ये 2 बच्चे भी अच्छी हैं उसके साथ। पता है क्या है, पता है वो, मुझे यूं भी नहीं लगता कि वो बहुत बुरा इंसान है। उसकी बस मेंटलिटी बहुत गंदी है और उस पर उसका काबू नहीं है।
मतलब ड्रिंक करने के बाद वो अपना नहीं रहता। वो ऐसा इंसान था, रात को मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, सुबह मैं उठा करती तो पैरों के पास बैठा पाया करता, सॉरी बोलने लग जाया करता। उसको वैल्यू नहीं थी कि सॉरी बोलने का मतलब ये होता है कि अगले दिन वो काम ना करो। रोज़ उसी चीज़ के लिए सॉरी, रोज़ वही चीज़ फिर करना, रोज़ सॉरी रोज़ करना, ऐसे तो चीज़ें चल नहीं सकती ना। उसको ये नहीं पता था। वो हरियाणा में पला है और ऐसे गांव में पला है जिसने देखा ही बचपन से ये है, फलानी औरत वहाँ है तो वहाँ ख़राब हो गई, ये चला गया वो चला गया, तो उसकी बस वही मेंटलिटी है कि औरत घर से बाहर निकलेगी तो वो बेकार हो जाती है, वो फिर हमारी नहीं रहती। तो जब मैंने शॉप की उसके बाद से वो पूरा ही चेंज हो गया। ना खुद कमाएंगे, हाँ, ना औरत को कमाने देंगे। ये है उसका। क्या खाएगी वो, क्या खिलाएगी बच्चों को। और आज भी ये बोलता है आजा बच्चों को लेके मैं कर लूंगा। मगर तू कर ले ना, मैं ये बोलती हूँ उसको, मगर तू कर ले, जिस दिन नौकरी लग जाएगा ना, तनख्वाह आने लग जाएगी, उस दिन आ जाएंगे हम। 10 साल से यही चल रहा है, करना कुछ नहीं। और मेरे साथ ये था कि मैंने अपने घर में मायके में कभी गालियाँ वालियाँ नहीं सुनी, और मेरे लिए तो मैंने कभी नहीं सुनी। पापा तो मम्मी को भी नहीं देते थे ऐसे गालियाँ वालियाँ। ड्रिंक तो वो भी करते थे, पर ऐसा नहीं था कि भाई जीना आराम कर रखा है। तो ये चीज़ नहीं देखी थी तो बर्दाश्त भी नहीं होती थी। आजकल तो वैसे ही नहीं करते बर्दाश्त बच्चे, पर उस टाइम की कर लेती थी। बहुत लेडीज़ मैंने ऐसी देखी हैं, दिन में पिट रही हैं, रात को सब ठीक है उसी पति से। दिन में मार खा रही हैं, नॉर्मल हो जाती हैं अगले दिन। बहुत देखी हैं ऐसी। इस लाइन में आके हर तरह की औरत मिली है, हर तरह की स्टोरी मिली है, इतना पता चला है। ऐसी औरतें भी देखी हैं, पति भी वहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं है और वो भी उसी कमरे में है और उसका कोई जोर नहीं चल रहा है, वो रो रही है। ये चीज़ें भी सुनी है दिल्ली में, हरियाणा में, हर जगह। और वो औरतें आराम से बर्दाश्त कर रही हैं। उनको ये धमकी दी जाती है तेरे घर पे तुझे बदनाम करके छोड़ाऊंगा, और वो चुप। बदनामी का कितना बड़ा आफत हो रखी है, बाप रे। चीज़ें आगे ले आएगी तो वो अगला ही ना होगा बदनाम। मुझे तो लगता है सब चीज़ों की फसाद की जड़ ये है कि औरत पैसा नहीं बर्दाश्त करती है। नहीं, पैसा नहीं कमा रही है, इसीलिए तो बर्दाश्त कर रही है। स्टेप तभी उठा सकती है जब कमाती है, वरना कहाँ जाएगी। कमाने घर वाले रखेंगे नहीं, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी से निपट गए। बिल्कुल, पढ़ना कमाना बहुत ज़रूरी है, और ना भी पढ़े हों तो भी बहुत ऐसे काम हैं जिससे हम कमा सकते हैं। पता है, इस सब में जो एक बहुत प्रैक्टिकल एंगल निकल के आ रहा है, और आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रही हूँ, आप सिर्फ अच्छा कमा ही नहीं रहे हो, आप अच्छा कमा रहे हो और बहुत खुश हो उस काम में। और अच्छा जी रहे हैं हम, हर आप अच्छा जी रहे हो, आप अपनी मर्जी, अपने बॉस हो। यहाँ से भी शांत हूँ, यहाँ पे इतना भी प्रेशर नहीं है। ये कितने ही लोग बोल पाएंगे बताइए, नहीं बोल पाएंगे। ना कोई नींद का ये है कि नींद नहीं आएगी, जब बिस्तर मिला तभी सो जाऊंगी। कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, फटाफट सोना, फटाक से उठना, काम में इंटरेस्ट है, चाहे कितने ही बजे आ जाए उतने ही बजे जा सकती हूँ मैं अपने काम पे। एंड आई थिंक ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि आपने करेक्ट टाइम पे ये डिसाइड किया कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। सिचुएशन ने कराया, पर मैं एक बार जो फैसला लिया तो मैं हटी नहीं, फिर उसी पे। अब उन चीज़ों को मैं बहुत पीछे छोड़ आई, ना मैं उसको याद करती, ना उसकी चीज़ें मुझे कभी याद आती, कुछ नहीं आता। अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, 2-3 मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिनकी पॉजिटिव एनर्जी है जो मुझे मिलती है। हर चीज़ में मुझे मतलब पर लगा देते हैं कि हर चीज़ में तू अच्छी है, तारीफ़ें ही मिलती हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो मुझे। 10 दोस्त होने से 2 दोस्त होना बहुत बेस्ट है, पर वो पॉजिटिव हों। और फैमिली भी अब बहुत अच्छी है, अब घर वाले भी सब, किसी को ना मैं सहती ना वो मुझे सहते, तो सब अच्छा है। अब भाई भाभी सब मेरे साथ अच्छे हैं, मम्मी भी अच्छी हैं, सब बढ़िया है। अब लाइफ में कोई चीज़ मैं ऐसी नहीं कह सकती कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं है मेरे पास। सब कुछ है मेरे पास, बस आगे कमा लूँ, बच्चों को घर दे दूँ, इतना हो जाए। और घर ना भी दे पाऊँ तो घर उनके पास वो है, वो उनको ही मिलना है। ना मैंने डाइवोर्स लिया है, ना कुछ और जो उनके पापा का है। मिले ना मिले, रेंट पे भी दुनिया रहती है, बस अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कमाए, और कुछ नहीं चाहिए होता। मस्ती करेंगे बस अब लाइफ में आगे। चलो, थैंक यू।
थैंक यू सपना, आपने एकदम मन खोल के एक बात इतने आराम से समझा के प्यार से बताई। बहुत लोगों की मदद होगी इससे। आप खुश हो? बहुत। आपने ये इंटरव्यू किया उसके लिए खुश हो? आप बहुत डर रहे थे। हाँ, मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मैंने कभी ना खुद से रील भी नहीं बनाई है कैमरा लेके। फोटो बहुत खींचती हूँ अपने, पर और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। है आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है? नहीं, नहीं टाइम नहीं मिलता ये सब चलाने का, बेटी लगी रहती है। पर मैं अपने मेरे फ़ोन मेरा सेल्फियों से भरा होता है पूरा। मैं रोज़ रेडी होके 2-3 फ़ोटो तो अपने खींचती हूँ। बस ये फ़ोटो ही खींचती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रील वील बनाना या कुछ भी नहीं कर पाती, टाइम नहीं मिलता। तो इन सब की आदत नहीं थी, तो एक बार तो यूँ काँप गई थी मैं। और फिर चीज़ें वही याद करना जिनको पीछे छोड़ाई, वही बताना, वो उस बहुत चक्कर में। थैंक यू, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। थैंक यू सो मच।